नमस्कार दोस्तों, पवार एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज है पहली क्लास। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 140 छात्रों के एक सर्वेक्षण में 60 छात्र वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 छात्र इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं और 75 छात्र आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम खेलना पसंद करते हैं। 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों पसंद करते हैं। 42 वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेलते हैं। 8 सभी प्रकार के गेम खेलते हैं। केवल आउटडोर गेम खेलने वाले छात्रों को खोजने के लिए वेन आरेख का उपयोग करें। दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें इस तरीके का वेन आरेख बना देगा, 3 सर्कल्स वाला। एक ये 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हुए, और ये तीसरा सर्कल इनको टच करता हुआ। पहला सर्कल क्या कहता है कि वीडियो गेम, वीडियो गेम। दूसरा सर्कल आउटडोर गेम, और ये तीसरा सर्कल कहता है इंडोर गेम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे पीछे से सॉल्व करना है। अभी इस ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से होता है। बाहर इसमें बॉक्स लगा होता है। कई बार ये भी पूछता है कि कुछ लोग कुछ नहीं खेल रहे और टोटल डिफरेंट दे देता है। ठीक है, तो पीछे से शुरू करते हैं। पीछे से क्या बोल रहा है? 8 लोग सभी प्रकार के गेम खेलते हैं, तो यानी कि तीनों सर्कल्स को छू के जाएगा, तो ये 8 लोग हो गए। फिर बोलता है इससे पहली लाइन में 82 वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलते हैं। वीडियो गेम और इंडोर गेम 42, सॉरी 82 नहीं 42। तो 42 में से 8 चले गए, तो 34 खेल रहे होंगे ये दोनों, क्योंकि ये पूरी पत्ती है ना, ये इंडोर गेम और वीडियो गेम वाली है। फिर कह रहा है कि 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेल रहे होंगे। वीडियो गेम आउट और आउटडोर गेम कितने खेल रहे होंगे? 18। तो 8 तो ले रखे हैं, 10 और ले लिए, 18 कंप्लीट हो गए। अब तीसरे में कह रखा है 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल रहे हैं। ये पूरी पत्ती इंडोर और आउटडोर वालों की है, 8 पहले से ही है यहाँ, तो 22 और हमने ले लिए हैं। अभी अभी यहाँ से शुरू कर सकते हैं ऊपर से। 60 छात्र वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो वीडियो गेम में हमारे कितने हो गए? लेकिन अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आउटडोर गेम पे फोकस करना है। कितने आउटडोर गेम खेलते हैं केवल? तो आउटडोर गेम ये रहा, और टोटल आउटडोर कितना खेलते थे? 75, 75। तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, 28 और 8, 30 और 10, 40। तो 35 खेल रहे होंगे आउटडोर गेम, और यही इसका आंसर है। ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटडोर पूछा है तो हम आउटडोर ही निकालेंगे। 75 आउटडोर खेल रहे थे, उसमें से 8 ने तीनों खेल लिया, 10 प्लस 22। ये जब माइनस करने के बाद हमारे पास ओनली आउटडोर गेम खेलने वाले बचे 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, ये 4 डिजिट दी हैं, इनका HCF निकालना है। तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो 0.05 है ना, इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो लगा ली, क्योंकि 2 जीरो बाद था। सेम ये इसका पॉइंट हटाया, ये तो 10 बन गया। ये 25/100 हो गया, और ये 125/100 हो गया। जब हम HCF निकालते हैं और डेसिमल यानी फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो हमारे पास डिजिट,
तो जो ऊपर वाली टर्म होती है ना, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर जो होते हैं, इनका हम लेंगे जो गिवन जो दिया है HCF, और नीचे वाला जो है हमारा उनका लेंगे LCM। तो ऊपर है 5 5 25 125। तो इसका HCF देखने में ही लग रहा है कि सारी टर्म किससे कटेंगी, हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 5। ठीक है। अब यहाँ देखो 100 10 100 100, LCM क्या होगा इन सब का, मतलब मल्टीपल जो होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो इनको अगर आप रखोगे ना बार बार, तो LCM हमारा आएगा 100, क्योंकि ये 100 से ये भी कट रहा है, ये सारा सेम इसमें आ जा रहा है 100 में। तो इसका आंसर हो गया 0.05। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, किसका, 4 6 7 8 और 9। ये होता है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 7 7 की पावर 1। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। इनका एलसीएम होगा जो इनमें मैक्सिमम दिख रहा है, यानी मैक्सिमम 2 की पावर 3 है ना, तो यहाँ 2 की पावर 3 उतार लिया। दूसरा है 3 की पावर 3 स्क्वायर, मैक्सिमम 3 2 बार यूज हुआ है, और फिर और कोई डिजिट बची नहीं है, 7 1 बार यूज हुआ है। तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72। ये हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 72 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, और कैरी 1, 504 आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो 507 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 तालिकाओं यानी 30 टेबल का सीपी 40 टेबल के एसपी के बराबर है, तो लॉस प्रतिशत बताना है, हानि कितनी है। वो बोल रहा है कि 30 टेबल का सीपी बराबर है 40 टेबल के एसपी के, इतना सा उसने बोला है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो अब यहाँ से देखेंगे सीपी, और ये एसपी को अपॉन में ले गए, यहाँ लेके आ गए, तो हमें पता चला कि सीपी 40 है और एसपी 30 है। ठीक है, सीपी 40 है एसपी 30 है, तो लॉस कितना हुआ है, 10 का। लॉस किसका हुआ, कितने का हुआ, 10 का। और कितने पे हुआ, देखो लॉस या प्रॉफिट कभी भी होता है सीपी पे, 40 पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/4 आप सभी लोग जानते होंगे 25% होता है। ठीक, तो ये इसका आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, और 10 रुपए में 5 की दर से कुछ और, मतलब बराबर संख्या में खरीदता है। देन वो बेच देता है 9 के 20। यानी कि जो 4 में 10 खरीदे थे और 5 में 10 खरीदे थे, वो समान मात्रा है, सेम। तो हम उस समान मात्रा को यही मान लेते हैं कि भाई हम 9 ही 9 खरीदेंगे, 9 4 रुपए के 10 खरीदेंगे, और 9 ही 5 रुपए के 10 खरीदेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हमने कोई चीज 4 रुपए की, सॉरी 4 चीज 10 रुपए की ली है, इसे मिटा देते हैं। हमने 4 चीज 10 रुपए की ली है, और
5 चीज 10 के लिए, तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि एक चीज कितने के लिए है, 10/4 की, ठीक है। और यहाँ एक कितने के लिए, 10/5 की। अब हम ले ले रहे हैं 9 चीज, तो यहाँ 9 से गुणा कर दिया, 9 और इधर 9 से गुणा कर दिया, तो पता चला कि 9 चीज कितने के लिए है, यहाँ से दोनों का रेट आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से कितने बार कट गया, ये 5 बार 2 से, और ये 2 रह जाएगा, ये 5 से 2 बार, तो नीचे वाला तो 18 रुपये हो गया, ऊपर वाला होगा 9×5 = 45, 45 का आधा 22.5, ठीक है। ये दोनों जोड़ लोगे तो ये हो गया 18 और 22, 40.5 रुपये 50 पैसे, यानी कि ये चीज है 18, 9 ये ली है और 9 ये ली है, जो 5 की 10 थी, ठीक है। अब हमें क्या है कि 9 चीजें 20 रुपए में बेचनी है, तो हमारे पास है 18 चीजें, ठीक है। 18 चीजें हैं, 9 की 20 थी, तो 18 कितने की हो गई, 40 की। अब 40 रुपए 50 पैसे की चीज हमने बेची कितने में है, यहाँ हमने बेची है 40 की, तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 50 पैसे का, 0.5 का। और हुआ कितने पे है हमें, 40 रुपए 50 पैसे पे, ठीक। यहां से हम ये निकालेंगे, परसेंट लगाने के लिए 100%, ये हटा दिया यहाँ से, और ये यहाँ जीरो खत्म हो गई, ये जीरो नहीं बचेगी, फिर काटा, तो ये कटेगा 581, 81 बार कट गया है सीधा सीधा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100/81%। इसे हम लिख सकते हैं 1 भिन्न में 1/19 भी लिख सकते हैं इसे, और ये लॉस होगा हमें, तो ये लॉस है, सी वाला आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा अब क्या हो गया, सीपी, और ये हमारा 18 चीजों का क्या हो गया, एसपी। इतने में हमने खरीदी थी और बेची है हमने इतने में, तो हमें लॉस हुआ है 50 पैसे का, और कितने रुपए के ऊपर, 40.5 रुपए के ऊपर, 50 पैसे का लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रकार की चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम इस तरीके से मिला है कि मिश्रण 17 रुपए किलो प्रति ग्राम में बेचा है, तो अनुपात बताइए 11 वाला और 21 वाले का कितना होगा। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये सबसे आसान इस तरीके से होता है, 11 21, ठीक, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। एलिगेशन लगाया, तो 21 से 17 को हटाया हमने, 4 मिला। अब यहाँ 17 से 11 को घटाया, तो हमें कितना मिला, 6। ये रेशियो ही इन दोनों का रेशियो है, और काट लिया, ये 2 और ये 3, ठीक है। 2:3 आंसर है इसका। इसको इस तरीके से एलिगेशन से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 12.5% की दर से एक राशि को कितने समय में दोगुना कर दिया जाएगा। देखो, कोई चीज दोगुना यानी कि 100% होती है, कोई भी चीज टोटल, दोगुना मतलब 200%, प्लस कितना होगा, 100%। अगर कोई चीज एक साल में 12.5% बढ़ रही है, तो अगर हमें वो चीज 100 करनी है, तो कितने से गुना करनी है, इधर 8 से और इधर 8 से। देखोगे तो 12 × 8 = 96, और आधे की 8 में करे तो ये 100% बन गया, और ये कितना साल हो गया, 8 ईयर। ये इसका आंसर है, सिंपल सा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रेलवे ने 150 दिनों के एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि केवल एक चौथाई कार्य 50 दिनों में किया गया था, तो पूरे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नियोजित किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? 200 लोग लगाए थे, 150 दिनों में काम पूरा करना है, लेकिन उन्होंने काम शुरू करा तो 50 दिन में वो एक चौथाई काम कर पाए। अब काम उनको 150 दिनों में ही पूरा कराना है, तो बताओ कितने लोग और वो नए उसमें जोड़ दें ताकि काम कितने दिन में हो जाए, बाकी जो बचे यानी कि 100 दिन है उनमें होना है। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 200 लोगों ने काम शुरू करना शुरू करा है, 200 लोग, और उन्होंने काम कितने दिन करा? 50 दिन। ठीक है भाई, 200 लोग थे, 50 दिन काम करा, और काम कितना करा उन्होंने? एक चौथाई। ठीक है, एक चौथाई का मतलब 4 में से एक काम कर लिया उन्होंने। ठीक है, 4 में से एक काम उन्होंने कर लिया है, बराबर काम कितना बच गया? 4 में से जब एक हिस्सा हो गया तो 3 हिस्से काम बच गया। अब ये काम होना कितने दिनों में है? ये होना है 100 दिनों के अंदर, क्योंकि 150 दिनों का ही टेंडर था। ठीक है, 100 दिनों के अंदर ये काम पूरा करना है। अब यहाँ लोग 200 लोग पहले से इन्वॉल्व थे, उनसे तो काम पूरा हो नहीं रहा। कुछ लोग जुड़े, वो हमने जो लोग जुड़े हैं वो एक्स मान। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो 50 दूनी 100 बन जाएगा, और ये 3 की मल्टीप्लाई भी इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3, और ये हो जाएगा 200 प्लस एक्स। ध्यान देना है कि ये 300 है, 200 है, एक्स क्या होगा? 100। तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी ना। या 200 को उधर ले जाओगे तो 100 बचेगा, तो आंसर क्या है? 100। ठीक है, ये बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, और तेज भी इसी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ समान कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम दोनों बार जो पुरुष और महिलाओं ने काम करा है वो बराबर काम है, तो उन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, हमने मान लिया 12 मेल और 18 फीमेल मिलकर किसी वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 10 दिनों में। दूसरी बार बोला 9 आदमी और 18 महिलाएं, ये कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 दिनों। भाई काम तो सेम ही है ना, तो दोनों का बराबर कर दिया। इससे यहाँ हमें आदमी और औरत का एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकल के आ जाएगा। सॉल्व करा तो इधर हो गया 120 मेल, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और 180 फीमेल। इधर 12 निम्मा 108, सॉरी ये एम बना लेना, डब्ल्यू नहीं है, ये एम, मेल। ठीक है, 108 मेल प्लस 18 इंटू 12। देखो 10 में 18 की मल्टीप्लाई करते तो 180, तो 2 की और करनी है, 36 और जोड़ दो 180 में, तो 216 फीमेल। अब 120, ये इस वाले को दूर इस तरफ ले आते हैं 120 की तरफ, तो 120 मेल में से 108 मेल घटा दिए तो कितने मेल बचे? 12 मेल। और ये 180 है, दूसरी तरफ ले गए इसे, तो 216 है, 216 में से 180 घटाए तो 36 फीमेल। ठीक है, अब यहाँ मेल अपॉन फीमेल आ गया, ये 12 इसे 3 बार काट देगा, मेल है, ये वाली फीमेल इसके नीचे चिपका ली है, यहाँ 3 है और 2 1। मेल की एफिशिएंसी 3 है और फीमेल की है 1। एक दिन में मेल 3 यूनिट काम करता है, फीमेल 1 यूनिट।
अब हमें टोटल वर्क भी तो निकालना है, तो कोई सी भी इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इसी में रख देते हैं। 12×3 = 36 प्लस 18, यानी कि फीमेल की एफिशिएंसी 1 है। और करते कितने दिन में है ये? 10 दिन में। टोटल वर्क ये हुआ। अब ये कह रहा है कि 2 मेल और 3 फीमेल, तो 2 मेल की एफिशिएंसी होगी 2 × 3 प्लस 3 फीमेल यानी 3 × 1। सॉल्व करो। 18 और 36 जोड़े, ये हो गया बराबर में 54 × 10। अब यहाँ करना 2 3 दूनी 6 और 3 जोड़ लिया 9। इससे 9 6 बार काटा, 60 आंसर आ गया, 60 डेज। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें समान दिशा में 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर सकती है। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, अगर ट्रेन डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक ट्रेन भी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, तो उनमें जो तेज चलने वाली होगी वो धीमा चलने वाली ट्रेन को पिछाड़ देगी। यानी कि जो तेज चल रही है उसकी स्पीड में से जो धीमे चल रही है उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी रेल में एक आदमी बैठा है, तो जो पहली रेल है ना, जो फास्टर ट्रेन है, उसे सिर्फ वो आदमी पार करना है। वो आदमी पार करने के लिए उसे उसकी अपनी लंबाई पार करनी होगी। यानी कि स्टार्टिंग ट्रेन ने करी है यहाँ से लगभग, और एंड भी पूरा उस आदमी को पार करने के लिए अपनी लंबाई पार करनी है उस लंबी वाली ट्रेन को। तो लंबी वाली ट्रेन की स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर, और धीमी वाले की है 32 किलोमीटर पर आवर। गैप होगा 27 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि 16 सेकंड में आदमी बैठा हुआ पार कर दिया। ठीक है। अगर ये कहता कि दोनों ट्रेन आपस में कितने टाइम में पार करेंगी, तो दोनों की लंबाई जुड़ती। लेकिन यहाँ तेज वाली ट्रेन की लंबाई ही पार करेगी उस आदमी को। ठीक है ना। तो 27 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करा तो 5/18 लगा लिया हमने। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब ये कह रहा है कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो 16 सेकंड। इसे सॉल्व करोगे, 9 से ये 3 बार कट गया, सॉरी, और 9 से ये 2 बार कट गया, इस 2 से ये 8 बार। तो ये हो गया 5×3 = 15, 15×8 = 120 मीटर की ट्रेन होगी वो। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन का समय ज्ञात कीजिए। रेल है, ये रेल है, और सुरंग मान लीजिए ये है। तो ट्रेन यहां से इसे टच करेगी और खत्म कहाँ करेगी? जो रेल रेल की ये चीज है ना, जब यहाँ आएगी तो ये खत्म होगा, यानी कि ये भी जुड़ेगा डिस्टेंस और ये भी, तभी एक दूसरे को पार कर पाएंगे। ठीक है ना। सुरंग को तब पार करेगी पहले छोर से घुस के आखिरी छोर पे ट्रेन का पीछा वाला हिस्सा, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी उसमें। ठीक। 67 मीटर की टनल है और ट्रेन 67 मीटर की है और टनल है 33 मीटर की। तो दोनों की अगर हमने डिस्टेंस जोड़ ली, 67 और 33 होगा 100 मीटर। और पार कितने सेकंड में करिए? 10 सेकंड में। ठीक है। स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड, कट गया 100। पूछ रहा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन का समय ज्ञात कीजिए। अब ये इसकी जरूरत ही नहीं है हमें,
कितना ही लंबा प्लेटफॉर्म हो, हमें तो आदमी पार करना है, यानी इस रेल को अपनी लंबाई पार करनी है। और ट्रेन की लंबाई है 67 मीटर। और चल कितने की स्पीड से रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो 6.7 सेकेंड इसका आंसर होगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निखिल एंड रितु 2/1 के अनुपात में कमाते हैं। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो, बचत, सेविंग, बचत दी है 4:1। ये निखिल की बचत है और ये रितु की। ठीक है, 4:1 और ये है कितनी? 10,000 रुपये। अब 4 और 1, 5 का मतलब 10,000 है। 5 का मतलब 10,000 है। ठीक है ना? यानी कि 1 का मतलब कितना हुआ? 2,000। 1 का मतलब हुआ 2,000 और ये 4 का मतलब हुआ 8,000। यानी कि निखिल की बचत बचत है 8,000 और रितु की बचत है 2,000। अब यहाँ एक डायरेक्ट छोटी सी चीज लगा देते हैं हम कि जो इनकम का रेशियो दिया है तो रेशियो 1। फिर यानी कि जो आय का अनुपात था वो, और खर्च का अनुपात था 5:3। और बचत का जो अमाउंट है वो इस तरीके से उतार लेंगे यहाँ रेशियो में। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है ना? और इस वाले की इसमें और इस वाले की इसमें। तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो ये होगा 6 यूनिट एक तरीके से। और 5 की 1 में करी तो ये हो गया 5। ठीक है, बराबर। इस 5 की इसमें करी, ठीक है, और इस 3 की इसमें करी तो 8 दिया हो गया 24,000 माइनस 5 की 2 में करी तो ये हो गया 10,000। 6 में से 5 घटाया तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई है? 24 माइनस 10, 14,000। ठीक है, तो यहाँ एक की क्या है? 14,000 है। तो 2 की क्या होगी? 28,000। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बाकी हमें ये भी सोचना था कि अगर इसकी सेविंग ही 8,000 है तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। ये दोनों, इसमें 2,000 1,000, इसको हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना? दूसरा, इनकी एक क्वेश्चन होती है, ये जो सारी चीज बन के आई है ना, ये बन के ऐसे आई है कि हमें पता है कि हम मानेंगे अभी से 2x इनकम है उसकी 2, तो उसको 2x में काउंट कर लिया हमने। दूसरे वाले रितु की है x, क्योंकि 2:1 हो गया। अब ऊपर 2x में से अब जो इनकी हमने खर्चा है उन्हें y मान लेंगे। यानी कि 5y खर्चा करती है निखिल और 3y खर्चा करती है रितु। ठीक है, खर्चा करने के बाद निखिल के पास बचते हैं कितने पैसे? 8,000। और रितु के पास बचते हैं 2,000। ये वाली कैलकुलेशन वहां ना ले जाने के लिए, मतलब यानी कि इसको हमने शॉर्ट में इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है ना? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते, जाना उधर ही है, लेकिन शॉर्टकट क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है
उसे 3 अंकों से 20 अंक अधिक मिलते हैं। एक 20% लाके 5 नंबर से फेल हो गया, एक 30% लाकर 20 अंक से अधिक से पास हो गया। तो ध्यान से देखो, यहां देखना है 20% नंबर आए तो फेल हो गया, 30% आए हैं तो 20 नंबर ज्यादा से पास हो गया। तो यहाँ कहीं पासिंग मार्क्स रहे होंगे, पासिंग परसेंटेज जो रहा हो। ठीक है, अब इधर यहां से देखना, ये जो जगह है ये 20% से 5 दूर है, क्योंकि यहाँ 5 मार्क्स से फेल हो गया था। ठीक है ना, ये पासिंग परसेंटेज है। अब इससे 30% लाया उसने तो कितने मार्क्स फालतू ले लिए यहाँ से? 20। तो ये दोनों नंबर अगर हम जोड़ दें तो 5 और 20 कितने हो गए? 25। और ये दूरी कितने परसेंट की है? देखो ये लाइन की नंबर में दूरी 25 है और परसेंट में दूरी कितनी है? 10%। क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 5 नंबर की कमी थी और यहाँ से यहाँ 20 नंबर जा रहे थे। तो नंबर में दूरी कितनी है? 25 मार्क्स की। और परसेंटेज में दूरी कितनी है? 10% की। अगर 10% 25 है, ठीक है, तो 10% 25 है तो 100% कितना है? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 250। अब उसने पूछा है द रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर पासिंग इज, देखो ध्यान से, 10% 25 है तो यहीं से 1% आएगा हमारा 2.5, और 5 कितने परसेंट बन जाएगा? 2%। ठीक है ना, वही जब 1% 2.5 है तो 5 कितने परसेंट होगा? 2%। तो परसेंटेज में नंबर कितने चाहिए? 22। तो हम क्या हो जाएंगे? पास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 5% से 2 वर्षों के लिए, 5% से 2 वर्षों के लिए 1600 रुपये मिले हैं, ये 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 5% से ही एक ईयर में कितने मिले होंगे? 800 रुपये। क्लियर? भाई जब 2 साल में 5 और 5, 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, यानी कि 10% 1600 हो गया। तो 5% कितना है एक साल वाला? 800 रुपये। ठीक है ना भाई, पहली साल 5 जुड़े और दूसरे साल जमा कितने हो गए? 10%। 5% 800 है तो टोटल परसेंट 100 होती है हमारी कोई भी चीज, तो मैं उसे 20 मान लूँ, 100 हो जाएगा। 20 की इसमें मल्टीप्लाई करी, 20 की इसमें मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना बन गया? 8 दूनी 16, 16,000 बन गया। ठीक है, और ये कितना बन गया हमारा? 100%। तो हमारे पास पैसे कितने, अमाउंट कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 16,000 रुपये। वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया जाए मिलेगा हमें, जो कि एनुअली इंटरेस्टेड है। तो ध्यान से देखना, ये ट्री बना लेंगे हम 3 साल का, पहली साल का, दूसरी और तीसरी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो पहली साल ट्री इस तरीके से बनाने हैं, पहली साल का 5% मिला तो 5% की वैल्यू है 1600। दूसरे साल भी देखो सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल का क्या रहेगा? सॉरी 1600 नहीं होगा, ये 800 होगा, इससे मिटाना पड़ेगा। 5% है 800, 5% है 800। तो पहली साल कितना मिला? 800। दूसरी साल कितना मिलेगा? 800। सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ मैं, ये अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज पे भी ब्याज। तो पहली साल का जो हमें ये 800 रुपये मिले हैं ना, तो दूसरी साल में इन 800 रुपये पे भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखना 800 का 5% कितना होगा? 5
अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये होगा 40। ठीक है। अब यही दूसरी साल में, जब तीसरी साल आएगी, ये तो दूसरी साल का हो गया, तीसरी साल में ये भी 800 पे ब्याज मिलना चाहिए और इस वाले 800 पे भी। तो यानी कि डबल हो गया हमारा अमाउंट हो गया डबल। तो हमारा इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वही जो हमारी 800 से 1600 हो गया, तो इंटरेस्ट 5% ही मिलना है, तो वो भी डबल हो गया, 80 हो गया। ठीक है। अब तीसरे साल में ये जो 40 है ना, ये वाला 40 जो मिला है हमें, इस पे भी ब्याज मिलना चाहिए। तो इस पे ब्याज मिलना चाहिए 5%। तो यहाँ भी हमने उतारा 40, 5% हटा दिया, नीचे 100 लिख लिया, 5 से 20 बार काट दिया, 20 से 2 बार, यानी कि 2 रुपए मिले हैं ब्याज के 40 के ऊपर। ठीक है। अब ये ध्यान से जोड़ो, ये कितना है, 800 गुना 3, 2400 हो गया ये तो। ठीक है। और ये 80 और 40, 120 हो गया, और ये 2 ही था, सारा जोड़ दिया, बन गया 2522। पीछे 2 जिसके होगा वही आंसर होगा, ये नेट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% वर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज है। देखो, 12/2/2025 से 11/2/2023 तक गए, तो कोई भी बता देगा यहाँ हम कितने साल गए हैं, 1 साल, 1 ईयर। और दर कितनी है, 15%। तो 73 गुना 15 इंटू 1, का साइन हटाया, नीचे क्या लिख लिया, 100। अब इस 15 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, वही आंसर है। देखो, जीरो तो एज इट इज उतार लो, सारों में जीरो आ ही रहा है एक एक। अब 15×3 = 45। ठीक है। कैरी लग गया 4, 15×7 = 105। ठीक है। 15×7 = 105, और 4 वो 109। तो 10,950 क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 475 रुपये अंकित और 15% की छूट वाले जूते की एक जोड़ी पर क्या छूट है। डिस्काउंट ऑफर करा है एक जोड़े जूते पे, 475 रुपये उनका मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य 475 रुपये है, और उन पे छूट कितनी मिली है, छूट मिली है 15%। अभी हम मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, उससे बेटर कुछ और चीज होती है। उससे बेटर ये होगा कि इसे हम बना लेते हैं 4.75, और ये परसेंट देखो बनाया यूं है क्योंकि यहाँ जो परसेंट है ना, ये अपॉन में 100 करेगा, तो मान लो ये अपॉन में 100 कर लिया, और यहाँ 15 था ही था हमारा, परसेंटेज का निशान हट गया, तो ये वाले 100 से ये कितना हो गया, 4.75। ठीक है। अब इस 4 की इस 15 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो 15 चौका कितने हो गए, 60, और इस 15 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 15 का तीन चौथाई है। 15 का कितना है ये, 3/4। 0.75 को भिन्न में 3/4 लिख सकते हैं। तो 15×3 = 45, और बटे 4 काट दो, 1.25 आ जाएगा, 11.25 जोड़ दो इसमें, आंसर 71.25 हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन रियायती मूल्य पर 8% का बिक्री कर लेता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य है MP। मान लो हमने ये 100 मान लिया, ठीक है। 100 मानने के बाद वो डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद जो चीज बनी ना वो कितने की होगी? 100 की चीज डिस्काउंट के बाद कितनी होगी? 90 की, ठीक है ना। 100 रुपए की अंकित मूल्य है, माइन डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो चीज कितने की रहेगी? 90 की। अब वो कह रहा है उस 90 रुपए पे उसे क्या देना है? 8% सेल्स टैक्स। इस 90 रुपए पे 8% क्या देना है? सेल्स टैक्स। तब वो बिक्री मूल्य हो जाएगा उस चीज का। क्या हो जाएगा? बिक्री मूल्य। तो 90% पे 8% सेल्स टैक्स दिया है, तो 90 का 8% करने के लिए हम उसे 108 बटा 100 कर देते हैं, ठीक है, बराबर। ये चीज जो है ना, ये है उसकी कीमत, जो कस्टमर ने 34,020 रुपये दिए हैं ना उसके लिए, वही है इसकी मूल्य। यानी कि मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य है, उससे पहले 10% छूट देने के बाद, यानी कि 10 छूट आ गई तो 90 रह गया। अब 90 के ऊपर 8% उसने क्या लगाया है? सेल्स टैक्स। तब वो चीज अपनी बेचेगा। डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल्स टैक्स लगा है, तो ये किसके बराबर है हमारा? 34,020, ठीक है। अब इसे यहां से सॉल्व करो, इस 100 को उधर ले जाओ, नीचे ले आओ, यानी कि 90 जो होगा, 90 किसके बराबर है? 34,020 गुना 100 बटे में 108। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये है 90 की वैल्यू, ये क्या है? 90 की वैल्यू। हमें तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य चाहिए, तो यानी कि अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य है 100, 90 की वैल्यू ये आई है। तो अगर हम इस 90 को यहां से हटा के यहां ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, इसे मिटा देते हैं 90 को, यहाँ बचा 1, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 100, क्योंकि 100 हमने माना है मार्क प्राइस, तो इधर भी मल्टीप्लाई हम कितने की कर लेंगे? 100 की। क्लियर हो गया सारा चीज। अब इस ये 90 की एक जीरो यहाँ से यहाँ काट दी है हमने, इस 9 से ये काट के देखो कटेगा, 4 3 7 2 9 बनना है तो कट जाएगा। 9 तिया 27, 7 बचा 70, 9 सत्ते 63 और 7 72, 8 9 9 8 72, और ये होगी 0। अब ये बच गया 100 और 10 और 108। अब फिर देखते हैं 8 7 15, फिर 9 से कटेगा ये, 9 से ये 12, 9 से ये काटा, 9 चौक 36, 1 18 9 दूनी 420। फिर देखते हैं, अब हमने क्या करा, 12 से काटने की कोशिश करेंगे इसे। 12 से काटा, 12 तिया 36 और 60 बचा तो 35, 35। अब ये हमारे पास आया 35 गुना 100, ये वाली 2 जीरो और ये 10 की एक जीरो, तो क्या आंसर आया हमारा? 35,000, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस समझना ये है कि जो मार्क प्राइस है ना, 100 ले लिया हमने, तो उसको डिस्काउंट कर दिया उसने 10 का, यानी 10% था ना डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट था, तो चीज कितने की होगी? 90 की। अब ये कह रहा है कि 90 के ऊपर उसने 8% सेल्स टैक्स लिया है, ठीक है ना। तो 90 के ऊपर 8% सेल्स टैक्स लिया है, तो वो चीज हो गई 108 बटा 100, उसके ऊपर 8% जुड़ गया, तो इतने पैसे दिए हैं उतने की वैल्यू है ये, यानी 90 के
8% जोड़ के, यानी कोई चीज 90 जो है वो 100% था, उसमें 8% और जोड़ दिया तो उसे 108% कर दिया हमने, ठीक है ना। ये इतने पैसे दिए हैं उसके, तो यहीं से हमने 90 की वैल्यू निकाल ली थी। बट हमें 90 की ना, हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने 90 क्या कर लिया, डिवाइड में। एक आया, एक चाहिए नहीं था, 100 चाहिए था, 100 की इधर मल्टीप्लाई करी, 100 की इधर मल्टीप्लाई करी, ठीक है, क्लियर हो गया। 100 की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये सॉल्व करके ये इसका आंसर आया। वो अच्छा क्वेश्चन था, कांस्टेबल के लेवल के लिए बहुत ठीक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और 1/x का औसत m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत क्या होगा जब x 0 नहीं है। तो वो कह रहा है औसत x/1/x, औसत मतलब 2 से भाग, बराबर m, ये कह रहा है यहाँ। तो वो पूछ रहा, बताओ x² प्लस 1/x² का औसत क्या होगा, ठीक है, इतना सा पूछा है उसने। तो ध्यान से देखोगे तो ये 2 इस इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो x सही 1/x की वैल्यू क्या होगी, 2m। स्क्वायर में ले जाना है तो इसकी भी स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर खोल दिया, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स, 1/x, x हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 का 4 और m का हो गया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गौर से देखना, x² प्लस 1/x², अब ये 2 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4m² माइनस 2। अब देखो ये वाला x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है, तो इसके नीचे सिर्फ क्या चिपकाना है, इसके नीचे अगर 2 लगा देंगे तो इसके नीचे भी 2 लगेगा, काटोगे तो 2 कॉमन ले लो बाहर, ये होगा 2m² माइनस 2, 2 बाहर चले गया तो ये 1 बच गया, ठीक है ना। तो इस 2 से ये 2 कट गया, आंसर हो गया 2m² माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 9 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, तो ध्यान से देखना, अगर 9 नंबर है, 9 नंबर है ना, तो जो एवरेज होगा, जो एवरेज होगा वो 5वीं टर्म होगी, उसके पीछे 4 टर्म होंगी, उसके आगे 4 टर्म होंगी। सहमत है इस बात से? नहीं समझ में आया तो यहाँ ध्यान से समझ। मान लो हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब इनका एवरेज 6 दिख रहा है, अब 4 और 8 कितना होता है, 12, उनका भी 6 ही है। 2 और 10 कितने होते हैं, 12, उनका भी क्या ही है, 6 ही है। तो ये एवरेज सेम ही रहेगा, ये डिजिट जुड़ती रहती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो पांचवा डिजिट है ना, ठीक है ना, ये 132 है, ठीक है ना। इसके आगे 4 डिजिट हैं और इसके पीछे 4 डिजिट हैं। देखो इवन नंबर में गैप कितने का होता है, 2 2 का, तो 4 डिजिट इसके आगे हैं, तो 4 गुणा 2 इसके आगे हो गया, और 4 गुणा 2 इसके पीछे हो गया। तो भाई ये जो लाइन है ना, इस लाइन की दूरी क्या है, ये वाली यहां से लेके यहां तक दूरी क्या है, देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। वही एवरेज के 4 नंबर आगे हैं, एवरेज के 4 नंबर पीछे हैं, और हर नंबर के बीच में गैप भी 2 है, ये रहा। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, दूरी कितनी हो गई पहली और आखिरी संख्या की, 16 की। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं ध्यान से, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करने से अच्छा है, ऐसा मतलब सोच डेवलप करनी है, कुछ रटना नहीं है, पेपर में रटना काम इतना आता नहीं है, कहाँ तक इतने फॉर्मूले याद करोगे। तो ये बेहतर है, जो लाइन है ना, ये लाइन कितनी, 4 डिजिट यहाँ, एवरेज से 4 पीछे डिजिट है, एवरेज के 4 आगे डिजिट है, ठीक है ना।
और हर डिजिट के बीच में गैप है 2 का। तो 8 दूनी 16 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन प्राइस ऑफ राइस, चावल प्रति किलो की कीमत में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो अधिक चावल खरीदने में समर्थ है। चावल प्रति किलो का वास्तविक मूल्य क्या था? देखो, हमारे पास प्राइस कीमत गुना कितनी है? क्वांटिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन, उपभोग। एक सेकेंड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं उपभोग। तो हमारे पास यहाँ प्राइस कितना बढ़ गया? प्राइस हो गया 4, 25% बढ़ा है। तो 25% मतलब यानी कि कोई चीज 4 थी और 5 हो गई। ठीक है ना? तो कंजम्पशन उतना ही रखेंगे। ठीक है ना? यानी पैसे तो उतने ही देने हैं, तो क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी उसका। क्वांटिटी हो जाएगी 5/4। ठीक है, ये जो गैप है ना, इसी की वजह से उसने 6 किलो क्या कर दिया है? राइस कम खरीदा है। तो यानी गैप कितना है? एक। एक का मतलब कितना है? 6। ठीक है, एक का मतलब 6 है। तो पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस बताना है। एक का मतलब 6 है, तो यहाँ कितना ले रहा है वो? 24 kg। पहले कितना ले रहा था? 30 kg। ठीक है, 30 kg ले रहा था, वही ओरिजिनल था, 30 kg। 1200 रुपये में कितने केजी ले रहा है? 30 kg। तो 4×3 = 12, 40 रुपये पर केजी लेगा। आंसर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके पास एक नियमित रेगुलर आइकोसाहेड्रॉन आइकोसाहेड्रॉन है और आप इसे एक विमान के साथ काटते हैं जो इसके 6 चेहरों को काटता है, तो परिणामी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? देखो, आइकोसाहेड्रॉन जो होता है ना, आइकोसाहेड्रॉन के 20 समबाहु त्रिभुज यानी 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके कोने होते हैं 12 और किनारे होते हैं 30, यानी कि इसकी साइड होती है 30। चेहरे 20 समबाहु त्रिभुज, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, 5 × √3 का a², और वॉल्यूम 5/12 ब्रैकेट शुरू 3 + √5 ब्रैकेट क्लोज a का क्यूब। a क्या है? इसकी साइड। अब ये बोल रहा है कि 5, ये 6 6 6 ऐसा काटा है कि ये इसके 6 फेसिस से मिलके बनता है। तो देखो, 6 फेसिस, एक चेहरा जो है ना इसका, वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब आपने कई बार पढ़ा होगा, समबाहु त्रिभुज है ना, आपने कई बार पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज हेक्सागन, यानी कि जो षडभुज होता है ना, उसमें भी 6 क्या होते हैं? उसकी शेप होती है इस तरीके की। उसमें भी क्या होते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो अगर वो 6 प्लेन में काटा है ना, जो इन 6 इनसे इंटरसेक्ट करके जाता है, तो इसका आंसर है हेक्सागन। आइकोसाहेड्रॉन की ये है
फिगर इस तरीके से होता है, ठीक है ना। इसके 30 किनारे होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये बाहर से यूपी पुलिस में इंपोर्टेड क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल खेलने वाले छात्र की संख्या क्या है? नहीं खेलने वाले की। फिर हम यहाँ वही डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम वो इसी तरीके से जैसा पहले क्वेश्चन में बनाया था। फिर पीछे से शुरू करेंगे। 5 खेलते हैं, एक क्रिकेट का हुआ, ये टेनिस का, ठीक है ना। 5 खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों। 15 टेनिस खेलते हैं तो ओनली टेनिस 10 खेलेंगे, केवल टेनिस। 5 क्रिकेट पहले खेल चुके हैं टेनिस के साथ ही, तो केवल क्रिकेट कितने खेलेंगे? 10। अब ये जो जगह है ये हमारी खाली बच गई ना, क्योंकि इस वाले सर्कल का पूरा टोटल जो क्लास में 40 बच्चे हैं ना, 40 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ कितने खेलने वाले कितने थे? 10 और 5 15 और 10 25 ही खेलने वाले हैं। ना खेलने वाले कितने हैं? 15 आंसर है इसका। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। थोड़ी आज की क्लास में अनियमितताएं आई हैं, मेरा पढ़ाने में भी थोड़ी दिक्कत हुई होगी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे हैं सॉल्यूशंस। धन्यवाद।